आखिर केजरीवाल को क्यों जाना पड़ा जेल? झूठ झूठ आखिर क्यों बीजेपी फंसाना चाहती है केजरीवाल को? एक मिनट वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपका एक चीज़ क्लियर कर दूं कि चाहे आप मोदी को गाली दो, राहुल गांधी को गाली दो या केजरीवाल को गाली दो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तीनों में से कोई मेरा चच्चा नहीं लगता है। और इस देश के लोकतंत्र का यही तो खूबसूरती है कि कोई किसी को भी कुछ भी बोल सकता है, और लोकतंत्र का यही फ़ायदा भी है। अगर लोकतंत्र में सबकी विचार अलग अलग ना होंगे तो लोकतंत्र का फ़ायदा क्या है? फिर अगर सब एक ही नेता को सपोर्ट करेंगे तो लोकतंत्र का फ़ायदा क्या है? फिर आप नेता से सवाल पूछो, लेकिन नेता से सवाल पूछते पूछते अगर कोई देश के लोकतंत्र पे सवाल उठाने लगता है, देश के संविधान पे सवाल उठाने लगता है, देश के कानून व्यवस्था पे सवाल उठाने लगता है, देश के न्याय व्यवस्था पे सवाल उठाने लगता है, और वो सोचता है कि कोई कुछ ना बोलेगा, तो ये कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई कुछ बोले या ना बोले, मैं ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि हम लोग देश के लिए मरने वाले लोग हैं जी। और देश के बारे में कोई कुछ बोले तो उसको मार कर अगले दिन फांसी पर चढ़ने में भी कोई संकोच नहीं करते। दरअसल ईडी ने अरविंद केजरीवाल को लगातार 9 समन्स भेजे थे, जिनको उन्होंने इग्नोर किया। उन्होंने बोला कि मैं जवाब देने को तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं ईडी के पास जाऊँगा तो वो मुझे गिरफ्तार कर लेगी। इसी के कारण 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट गए और उन्होंने बोला कि मैं जवाब देने को तो तैयार हूँ, लेकिन ये ईडी मुझे गिरफ्तार कर लेगी। आप ईडी को बोलो कि मुझे गिरफ्तार ना करें। तो हाई कोर्ट ने ईडी को भी बुला लिया हाई कोर्ट में कि भैया तुम क्यों इतने समन्स भेज रहे हो अरविंद केजरीवाल को, जरा बताना। तो ईडी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट ने वो डॉक्यूमेंट्स को जैसे देखा, 2 घंटे के अंदर हाई कोर्ट ने बोला नहीं, अरविंद केजरीवाल को हम गिरफ्तारी से नहीं बचा सकते, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार होना ही पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स देखने के सिर्फ 2 घंटे के अंदर हाई कोर्ट का ये फैसला आया। अमूमन इतनी जल्दी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है। तो आखिर क्या था उस डॉक्यूमेंट्स में, हम आज यही बात करने वाले हैं। आखिर क्या है ये शराब घोटाला जिसके कारण दिल्ली के बड़े बड़े नेता आज जेल में बंद हैं। तो अरविंद केजरीवाल जैसे गिरफ्तार हुए, कुछ लोग वीडियोज बनाने लगे कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है और इंडिया में डिक्टेटरशिप आ गया। तो जो लोग ये वीडियो बना रहे हैं उनकी वीडियो आप देख पा रहे हो, यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि इंडिया में डिक्टेटरशिप है या लोकतंत्र। दरअसल अगर इंडिया में डिक्टेटरशिप होता तो वो वीडियो ही नहीं बना पाते, और इंडिया में वो वीडियो चल ही नहीं पाता। तो अब कुछ बुद्धिजीवी लोग बोलेंगे कि वो तो जर्मनी में बैठ के वीडियो बना रहा है ना, इसीलिए इंडिया में हम लोग देख पा रहे हैं। जर्मनी में भले ही वीडियो बना रहा है, लेकिन इंडिया में वो चल रहा है क्योंकि भारत सरकार उसको परमिशन दी हुई है। अगर भारत सरकार चाहे ना, वीडियो आप नहीं देख सकते उसका। आप चाइना में देख लो, नॉर्थ कोरिया में देख लो, कोई यूट्यूब ही नहीं है। आजकल के गली में चलने वाले बच्चे भी मोदी को गाली दे देते हैं। यही सबसे बड़ा उदाहरण है कि इंडिया में डिक्टेटरशिप नहीं है। वरना आप चाइना में जाके वहाँ के प्रेसिडेंट को गाली दे के दिखाओ ना, नॉर्थ कोरिया में जाके किम जोंग उन को गाली दे के दिखाओ ना, तोप से उड़ा दिए जाओगे। लोग बोलते हैं अरविंद केजरीवाल को झूठ मूठ का फंसाया गया है, ईडी का इस्तेमाल कर रही है, सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। अब जरा इसका उल्टा करके हम देखते हैं। आपके पास अगर कोई प्रूफ है कि बीजेपी ने घोटाला किया है तो आप जाइए ईडी के ऑफिस, आप जाइए सीबीआई के ऑफिस, कंप्लेन रजिस्टर कराइए बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी के इस नेता ने घोटाला किया है। और अगर आपका कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है, उन पे कार्रवाई नहीं होती है, तो आपके पास सोशल मीडिया है ना, वीडियो बनाइए। नमस्कार दोस्तों, देखिए मैं आया था ईडी के ऑफिस में और ये मेरी कंप्लेन नहीं ले रहे हैं। आप कर सकते हो ना, आप ये नहीं करोगे, लेकिन आप बोलोगे कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अरे यार, जब बीजेपी आप पे कर रही है, आप भी बीजेपी पे करवा सकते हो। लोकतंत्र का यही तो फायदा है ना। आप जाओ ईडी के ऑफिस, बोलो बीजेपी का ये नेता ने ये घोटाला किया है, इसके घर पे भी छापेमारी होनी चाहिए। अगर उसके घर पे छापेमारी नहीं होती है तो आप सोशल मीडिया पे आप आओ और बोलो कि ईडी हम कंप्लेन रजिस्टर किए और ईडी काम नहीं कर रही है। लेकिन आप ये करोगे नहीं, आप दोष दो दोगे ईडी का, सीबीआई का, और इस देश के लोकतंत्र पे सवाल उठाओगे। इससे आपको पता है दुनिया में कितनी बेइज्जती होती है इंडिया की। आप दुनिया में इंडिया का नाम कितना खराब कर रहे हो ये सब बोल के। आप इंडिया का न्यायिक व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हो, आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल उठा रहे हो। हर जर्मनी में जो बैठा है उसे इंडिया की लाज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको होना चाहिए। इंडिया की इज्जत खराब हो रहा है बाहर में। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भैया तुम तो बीजेपी के प्रवक्ता बन के आ गए। आपको जो समझना आप समझ सकते हो, क्योंकि बहुत लोग जब बीजेपी के खिलाफ झूठ का आपको बता रहे हैं, आपको बहला रहे हैं, आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो आपको गलत जानकारी मैं सुनने दे दूंगा क्या? भले उनके पास करोड़ों की ऑडियंस है, उनको करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन मुझे अगर 10 लोग भी देखते हैं ना, तो वो 10 लोग को सही जानकारी मिलनी चाहिए। मेरी यही प्रयास रहती है।
और मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप पूरा देखेंगे। आपसे मैं विनम्र विनती करना चाहता हूँ कि आज का ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि ये ऐसे लोग बहुत भरे पड़े हुए हैं मार्केट में जो आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप ये आज का मेरा ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो फिर वो 100 वीडियो भी बनाएंगे ना, फिर भी आपका ब्रेन वॉश नहीं होगा। ये एक वीडियो उनके 100 वीडियो पे भारी पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं तूफानी रिपोर्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 4 सितंबर 2020 जब दिल्ली में पुरानी शराब नीति चल रही थी, तभी टोटल शराब की 864 दुकानें थी, जिसमें 475 गवर्नमेंट की दुकान थी, 389 प्राइवेट दुकान थी। अब प्रॉब्लम इन पुरानी शराब नीति में यह आ रही थी कि इसमें जीएसटी नहीं लिया जाता, इसमें वैट लिया जाता। जैसे कि मान लेते हैं एक बोतल पे 25% वैट लगता था, तो दुकानदार अगर 100 रुपये का एक बोतल बेचेंगे तो उनको 25 रुपये सरकार को देने पड़ेगा। लेकिन इसमें दुकानदार क्या करते थे कि वो गलत सेल दिखाते थे। वो एक दिन में बेचते थे 50 बोतल, तो सरकार को बोलते थे मैंने तो बस 10 ही बोतल बेचा, तो 10 बोतल का ही 25% जो था वो गवर्नमेंट के पास आ पाता था वैट। और दिल्ली के जो पड़ोसी राज्य थे, नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, ये सब में अलग शराब नीति थी, जिस वजह से यहाँ सस्ते शराब मिल जाते थे। तो लोग दिल्ली से बाहर जाके, ये गुड़गांव वगैरह नोएडा सब जाके शराब लेके आ जाते थे दिल्ली में और शराब पीते थे। दिल्ली से शराब लेते ही नहीं थे, जिससे दिल्ली सरकार को बहुत ज़्यादा घाटा होता था। हालांकि दिल्ली सरकार ने बॉर्डर पे पुलिस को तैनात किया था, लेकिन ये रुक नहीं पा रहा था। दूसरे राज्य से शराब लोग लाते थे और दिल्ली में पीते। तो दिल्ली सरकार का बस यही कहना था कि ये जो माफिया वगैरह दिल्ली में घुस गए, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, इसे हमको जड़ से खत्म कर देना है। 4 सितंबर 2020 को केजरीवाल गवर्नमेंट एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाती है और केजरीवाल सरकार इस कमेटी को बोलती है कि अब बहुत हो गया, दिल्ली में ये शराब नीति यानी लिक्विड पॉलिसी को सुधारने के लिए एक ऐसी रिपोर्ट बना कर ले आओ जिससे ये सारी चीज़ें सुधर सके। ये कमेटी करीब 1 महीने का समय लेती है। 1 महीने बाद 13 अक्टूबर 2020 को एक रिपोर्ट तैयार करती है और फिर 5 फरवरी 2021 को दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली कैबिनेट में ये रिपोर्ट को पेश करती है। और ये जो रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट को लेकर बहुत सारी चीज़ें बोली गई कि ये जो रिपोर्ट है ये गेम चेंजर है, मास्टर स्ट्रोक है, दिल्ली में पैसा की लड़ी लग जाएगी, मतलब बहुत कुछ बोले गए। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये रिपोर्ट से ये सारे के सारे जेल जाने वाले। 22 मार्च 2021 को इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि ये बहुत बड़ी गेम चेंजर है, तो इसको लागू कर देना चाहिए। तो आखिर ये रिपोर्ट में था क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। दरअसल पहले जो शराब नीति थी उसमें 60% जो दुकानें होती थी वो सरकार की होती थी और 40% जो दुकान होती थी शराब की वो प्राइवेट होती थी। लेकिन अब दिल्ली सरकार की जो ये न्यू रिपोर्ट थी, इसमें 100% प्राइवेट हो गई। अब सरकार एक भी दुकान नहीं चलाएगी। पहला चीज़ तो ये था इस रिपोर्ट में। दूसरा, अब शराब जो बेचेंगे उनके लाइसेंस को महंगा कर दिया गया। टोटल 2 तरह के लाइसेंस होते हैं, एक L1 और एक L7। L1 जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होता है और L7 जो होता है वो रिटेलर के लिए होता है। तो पहले L1 का लाइसेंस का प्राइस जो करीब 10 लाख रुपए था, वो अब नई शराब नीति के अनुसार वो 5 करोड़ कर दिया गया। और जो L7 का लाइसेंस का पहले 8 लाख रुपए दाम था, वो अब 11.18 करोड़ कर दिया गया। यानी कि पहले जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता था वो 6000 करोड़ का होता था, तो अब इस रिपोर्ट में बताया गया कि अब 9500 करोड़ का रेवेन्यू होगा गवर्नमेंट का। यानी इस रिपोर्ट के आने के बाद टोटल 3500 करोड़ का फायदा होगा दिल्ली गवर्नमेंट को। तो आप लोग बोलेगे इससे घाटा क्या है, ये तो फिर फायदा का ही बात है ना। दिल्ली गवर्नमेंट को 3500 करोड़ का जब प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें घोटाला कहाँ से आ गया यार, ये तो सही बात है, फिर बहुत अच्छी चीज़ है ये। रुकिए थोड़ा, अभी तीसरी बात जानते हैं कि तीसरा चीज़ क्या था इस रिपोर्ट में। तो पहले पुरानी जो शराब नीति थी उसमें जो लाइसेंस मिलते थे दुकान खोलने के, वो लॉटरी से मिलते थे। यानी कि बहुत लोग उसमें रजिस्ट्रेशन करते थे, मुझे लाइसेंस मिलना चाहिए, उसमें एक लॉटरी निकाला जाता था, जिसका भी नाम फंस जाता था उनको लाइसेंस दे दिया जाता था। लेकिन अब जो नई शराब नीति थी उसमें ऑक्शन होने लगा कि अब ऑक्शन से हम लाइसेंस देंगे। जैसे IPL सब में होता है ना ऑक्शन, सभी प्लेयर का, MS धोनी का ऑक्शन तो नहीं होता है, वो आते ही नहीं है ऑक्शन में। लेकिन और सब जो प्लेयर है ऑक्शन होता है कि कोई 2 करोड़ में हम लेंगे इस प्लेयर को, कोई बोलता है 2.5 करोड़,
3 करोड़ 4 करोड़, ऐसे करते करते मिचेल स्टार गैसा प्रोजेक्ट 24 करोड़ में इस बार गया है। तो ऐसे अब ऑक्शन से हम लाइसेंस देंगे, ये हुआ। पहले लॉटरी से मिलता था, अब ऑक्शन से मिलेगा। ये तीसरा चीज़ हुआ। चौथा चीज़ इस रिपोर्ट में क्या है? चौथा चीज़ है कि हम शराब की सेल को और बढ़ाएंगे, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो पहले जो शराब नीति थी उसमें था कि 25 साल से कम वाले लोग शराब नहीं पी सकते थे, यानी जिसका 25 साल उम्र हो गया है वही शराब पी सकता है, 25 साल से कम शराब नहीं पी सकता है। लेकिन अब जो नई नीति है इसमें सरकार ने बोला कि 21 साल इसको कर देते हैं घटा के, यानी अब 21 साल का भी जो लोग है वो भी शराब पी सकता है। इससे हमारी शराब की सेल बढ़ेगी, ये अच्छी बात है। फिर ये भी, इससे भी सरकार को फायदा हो रहा है, ये अच्छी चीज़ है। इसमें घोटाला किया, रुकिए थोड़ा। जो पांचवी चीज़ चेंज की गई कि पहले रात 8 बजे तक ही शराब की दुकान खुली रहती थी। अब जो ये न्यू पॉलिसी है इसके अंतर्गत आप रात के 3 बजे तक भी दुकान को खोल सकते हो ताकि शराब की सेल बढ़े, ये भी सही है। और छठी चीज़ है कि शराब की दुकान अच्छी दिखनी चाहिए ताकि लोग ज़्यादा उसमें आए। ऐसा नहीं है कि वो एकदम बेकार दिख रहे तो लोग खरीदने ही ना आए, तो अच्छी दिखनी चाहिए। तो ये मैंडेटरी कर दिया गया कि 500 स्क्वायर फीट में वो दुकान होनी चाहिए और उसमें एसी तो लगा ही होना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ शराब पीने के लिए, ये भी सही है। सातवीं चीज़ जो इसमें चेंज किया गया कि पहले जो शराब नीति थी उसमें 23 ड्राई डेज थे, मतलब 23 ड्राई डेज थे। ड्राई डेज मतलब कितनी दिन शराब बंद रहेगी उसको ड्राई डेज बोला जाता है, दुकान जितनी दिन बंद रहेगी। तो पहले साल में 23 दिन ड्राई डेज होते थे, साल में 23 दिन दुकान बंद होती थी शराब की। लेकिन अब इसको घटाकर 3 दिन कर दिया गया ताकि शराब और ज़्यादा बिके, ये भी सही है। आठवीं चीज़, अब दिल्ली गवर्नमेंट का कहना था कि दिल्ली में शराब दुकान अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है, तो इसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम दिल्ली को 32 जोन में बांटेंगे और एक जोन के अंदर टोटल 27 दुकान खुल सकती है। मतलब जितना ज़्यादा दुकान होगा दिल्ली में उतना ज़्यादा सेल होगा, तो इससे भी फ़ायदा है दिल्ली को, सही है। चलिए अब ये सब तो हो गया, लेकिन चूंकि दिल्ली एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो एक प्रॉपर राज्य नहीं है, इसलिए कोई भी कानून लाने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का अप्रूवल लेना जरूरी है, क्योंकि अपने मन से ये लोग कोई भी कानून को नहीं पारित कर सकते। इसलिए ये लोग 15 अप्रैल 2021 को ये पॉलिसी को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेज देते हैं और ये पॉलिसी को लेफ्टिनेंट गवर्नर अप्रूव तो कर देते हैं, लेकिन उसके साथ वो एक शर्त भी लगा देते हैं कि चूंकि आपने दिल्ली को 32 जोन में बांट दिया है और एक जोन में आप 27 दुकान खोलेंगे, तो अब उन जगह पर भी आप दुकान खोल देंगे जहां पहले दुकान नहीं हुआ करती थी। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि कोई ऐसी जगह दुकान ना खोलना जहां पर स्कूल हो, स्कूल के बगल में दुकान नहीं खुलनी चाहिए, और या फिर कोई मंदिर वगैरह धार्मिक स्थल हो वहां भी ये शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। इसलिए उन्होंने ये शर्त लगा दिया कि अगर दुकान खुलेगी तो DDA और MCA का परमिशन लेना जरूरी होगा दुकान खोलने। इसको लेकर भी बहुत हल्ला हुआ कि आखिरी समय पर ये नया रूल क्यों ले गया है, लेकिन फिर भी ये अप्रूव हो गया। 17 नवंबर 2021 को ये नई शराब नीति लागू हो गई और जो सरकार चाही थी वैसा ही हुआ। जितना लोग पहले शराब पीते थे उससे ज़्यादा लोग शराब पीना स्टार्ट कर दी। पहले 13.2 मिलियन लीटर लोग शराब पी जाते थे, अब लोग 24.50 मिलियन लीटर शराब पी जाते हैं, यानी अब लगभग दोगुना शराब बिकने लगा है। तो अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि जब दोगुना शराब बिक रहा है तो प्रॉफिट भी सरकार को पहले से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पहले जितनी प्रॉफिट होती थी उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगी ना, क्योंकि दोगुना शराब बिक रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, प्रॉफिट पहले जितना हो ही नहीं रहा। यहीं से शक होना चालू हो गया कि जब शराब ज़्यादा बिक रही है तो प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है। पहले जितनी भी प्रॉफिट है, पहले जितना प्रॉफिट होता था उतना भी प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है सरकार को, जबकि शराब पहले से ज़्यादा बिक रही है। यहीं से शक होना स्टार्ट हो गया। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि सरकार की जो पुरानी नीति थी उसमें 530 रुपये में जनता को शराब एक बोतल 750 ml का मिल जाता है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहले जो जनता को 530 रुपये में शराब मिलता था वो अब बढ़ाकर 560 रुपये में एक बोतल शराब मिलता है। लेकिन पहले गवर्नमेंट की इनकम एक बोतल में लगभग 330 रुपये आ जाती थी। अब जो न्यू पॉलिसी है उसमें 3 रुपये 78 पैसे ही एक बोतल में इनकम आती है, यानी सारा का सारा मुनाफा जो है वो जो दुकानदार है उसको ही रह गया। सरकार के पास कोई मुनाफा आता ही नहीं है, क्योंकि सरकार ने ये वैट जो है इसको पूरा कम कर दिया।
कि हम जो है तुमसे लाइसेंस में ही इतना रुपया ले लिए हैं, तो अब शराब में हम वैट नहीं लेंगे। तो अब आपके दिमाग में आता होगा कि ठीक है, जब पहले ही वो लाइसेंस देने में ही जब इतना 5 करोड़ 11 करोड़ रुपया ले लिए गए, तो उससे ही प्रॉफिट हो गया 3,500 करोड़ का, तो फिर इसमें क्यों लेना देना रुपया। दरअसल वो सिर्फ पेपर में दिखाया गया था कि 3,500 रुपये का प्रॉफिट होगा, असल में वो हुआ ही नहीं। पहले जितना प्रॉफिट होता था उतना भी प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने लाइसेंस की फ़ी को माफ़ कर दिया कि लॉकडाउन में आप लोग कोरोना के चलते शराब नहीं बेच पाए थे, तो आपके लाइसेंस का जो फ़ी है उसको हम माफ़ कर देते हैं। इससे और ज़्यादा शक बढ़ना स्टार्ट हो गया कि शराब तो बिक रही है, लेकिन सरकार के जेब में रुपया, दिल्ली सरकार के जेब में रुपया ही नहीं आ रहा, तो ये रुपया जा कहाँ रहा है। तो इसी कारण दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं, उन्होंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये कंप्लेन किया। अब आप लोग एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मुख्य सचिव क्या होता है। मुख्य सचिव IAS का सबसे बड़ा पोस्ट होता है। उन्होंने कंप्लेन किया था दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को सबसे पहले। उनमें पहला चीज़ उन्होंने बोला कि ये जो इतना ज़्यादा लाइसेंस का दाम बढ़ा दिए हैं, पहले जो 7-8 लाख रुपए में लोग लाइसेंस ले लेते थे शराब की दुकान खोलने का, अब इसको बढ़ाकर 5 करोड़ 10 करोड़ कर दिया गया है। तो पहले जो छोटे मोटे लोग भी दुकान खोल लेते थे, लाइसेंस ले लेते थे, उनको तो उन्होंने ख़त्म ही कर दिया। यानी पहले जो 7-8 लाख रुपए में लाइसेंस मिलते थे, उनको हम और आप जैसे लोग भी ले सकते थे। गाँव में कुछ ज़मीन बेच देते तो हम लोग भी जाके दिल्ली में शराब की दुकान खोल सकते थे। लेकिन अब हम लोग अगर पूरे ख़ानदान का भी ज़मीन बेच देंगे ना, फिर भी हम लोग शराब की दुकान एक दुकान नहीं खोल पाएंगे दिल्ली में। इसके लिए कोई बड़ा जो बहुत पैसे वाला है वही खोल पाएगा। तो पहली चीज़ तो ये बोली उन्होंने। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला, दिल्ली में साउथ ग्रुप का एंट्री हुआ है शराब बेचने में। दरअसल ये शराब नीति में जो जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनकी अगर आप लिस्ट देखोगे तो आप ज़्यादा लोग को तो नहीं पहचान पाओगे, ज़्यादा लोग का नाम आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि इनमें से 2 ही लोग आपको दिखेंगे जिनका नाम आपको जो ज़्यादा जाने माने हैं। एक संजय सिंह, एक मनीष सिसोदिया, और एक हाल ही फिलहाल में गिरफ्तार हुए हैं अरविंद केजरीवाल। और बाकी नाम अगर आप देखेंगे तो इसमें अधिकतर आपको साउथ के लोग दिखाई देंगे, जिसमें विजय नायर, समीर महेंद्र, अमित अरोड़ा, राघव मांगुटा, P शरत रेड्डी, अभिषेक बोनपल्ली, बोची बाबू गोरानटाला, बिनोय बाबू, गौतम मल्होत्रा, राजेश जोशी। तो इसमें अधिकतर लोग आपको साउथ के लोग दिखाई देंगे। तो ये साउथ के लोग कहाँ से आ रहे हैं? यहीं पे तो खेला है। ये साउथ के लोग साउथ से आ रहे हैं और यही लोग यहाँ आके लाइसेंस ले रहे हैं दुकान खोलने का। और इनकी जो हेड है वो तेलंगाना के जो पहले CM हुआ करते थे, के चंद्रशेखर राव, उनकी बेटी के कविता इन सब की हेड है। ये कविता ने ही इन सब की बात अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सबसे करवाई, जो कि ये सब लोग अब गिरफ्तार हो चुके। तो दूसरी चीज़ तो ये उन्होंने कंप्लेन किया। अब एक मजे की बात आपको बताता हूँ। जैसे ही मुख्य सचिव ने कंप्लेन किया, जैसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये कंप्लेन किया और मनीष सिसोदिया को उसके बारे में पता चला, तुरंत उन्होंने ये शराब नीति को वापस ले लिया। अब तो और ज़्यादा शक बढ़ गया कि भैया जैसे ही कंप्लेन हमने किया तुरंत शराब नीति को वापस ले लिया। ये तो वही बात हो गई, आप पूछोगे कि इनमें से चोर कौन है, तो एक सामने से खड़ा होकर बोलेगा मैं चोर नहीं हूँ, मतलब वही चोर है। जैसे ही कंप्लेन हुआ अगले दिन शराब नीति वापस, या अब पुरानी शराब नीति ही चलेगी, नई शराब नीति में कुछ खराबी है तो हम इसको नहीं चलाएंगे। अब ये जो किया गया, तो जिन्होंने लाइसेंस ले लिया है, जिन्होंने रुपया दे दिया है करोड़ों में, उनका तो घाटा हो गया, वो ऐसे चुप बैठेंगे? वो अलग गुस्सा हुए कि हमारा पैसा लेके फिर से नीति बदल दिया। तो अब वो लोग जो हैं गवाह बनने लगे कि मैं आपको बताता हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं, मैंने इनको पैसे दिए हैं। वो लोग गवाह बनने लगे। दरअसल इन लोगों को जो गिरफ्तार कर दिया गया, तो आम आदमी पार्टी तो यही बोल रही है कि आप बोल रहे हो हमने घोटाला किया है, लेकिन पैसे कहाँ हैं? पैसे दिखाइए, मैंने कहाँ पैसे लिए हैं? तो पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने पंजाब इलेक्शन और गोवा इलेक्शन में इनको खर्च कर दिए, तो पैसे तो मिल नहीं रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल भी सही है, जब पैसे ही नहीं मिल रहे तो मुझे गिरफ्तार क्यों किए हो भाई? तो पैसे तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पैसे दिए हैं वो मिल गए, और वो एक एक रसीद दिखा रहे हैं। देखिए मैंने पंजाब इलेक्शन में इसको इतना रुपया दिया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, और गोवा के इलेक्शन में इसको इतना, सब एक एक रसीद दिखा रहे हैं। वो ये भी बोल रहे हैं कि ये जो शराब नीति बनी है ना भैया, ये जो नई शराब नीति बनी है, ये हम लोगों के बोलने पर ही बनी है।
हम लोगों ने करोड़ों रुपया दिया है कि ऐसी शराब नीति आप बनाओ जिससे कि आम आदमी जो है ये दुकान ना खरीद पाए, हम बड़े बड़े लोग खरीद पाए। इसके लिए हम लोगों ने करोड़ों रुपया दिया है। तो अब आम आदमी पार्टी बोल रही है तुम लोगों ने करोड़ों रुपया दिया है, तो पैसा दिखाओ तो तुमने कहाँ दिया है। तो ये सारी पैसा तो इलेक्शन में खर्चा हो गया, तो ये दिखेगा तो नहीं। लेकिन ये लोग पूरा अब रसीद दिखा रहे हैं, देखिए मैंने आम आदमी पार्टी को पंजाब इलेक्शन में यहाँ दिया था और ये गोवा इलेक्शन में यहाँ दिया, पूरा रसीद दिखा रहे हैं। पैसा तो नहीं मिल रहा है लेकिन पैसा देने वाला मिल गया और उससे एक तार में तार जुड़ते चले जा रहा है। अरे और एक और कमाल की बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, ये सब जो हुआ इसमें सबसे पहला कंप्लेन कांग्रेस ने ही किया था आम आदमी पार्टी के खिलाफ। कांग्रेस ने एक लेटर लिखा, लोग बोलते हैं ना बीजेपी ने फंसाया है, कांग्रेस ने सबसे पहले लेटर लिखा था, कांग्रेस ने सबसे पहले कंप्लेन किया था। कांग्रेस ने एक लेटर लिखा पुलिस कमिश्नर को, इसमें उन्होंने बहुत हार्ड वर्ड का इस्तेमाल किया। इनके सब्जेक्ट लाइन में ही मल्टी करोड़ स्कैम्स, इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विड लाइसेंस ऑफ आम आदमी पार्टी। इन्होंने इस लेटर के अंदर ये भी मेंशन किया कि ये एक 500 करोड़ का घोटाला। इस लेटर के अंदर कंपनीज के नाम भी इन्होंने लिख कर दे दिए कि ये कंपनी के प्रॉक्सी के थ्रू दिल्ली के अंदर ये गेम चल रहा है। तो अब ये देखना होगा कि ईडी पूरी तरह से प्रूफ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बिना प्रूफ के आप किसी को सजा नहीं दे सकते और प्रूफ करना काफ़ी कठिन होगा ईडी के लिए। और ईडी ने बहुत पूरी अच्छी तरह से ये तार में तार जोड़ के और पूरे प्रूफ के साथ डॉक्यूमेंट तैयार किए। वो पूरा डॉक्यूमेंट मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिंक आपको दे दूंगा, आप जाके एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।